जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें शबीर शफकत भाई ने ज्वाइन किया जिनके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये आते हैं, वो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे हाथ कर कहते हैं कि आ जाओ मैदान में, को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में करूँगा, आप एकदम शुरू हो जाएंगे। वही बात है। खालिद भाई आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे कि हम क्या बात कर रहे थे अबाउट जो हम जहाँ से डिस्कशन क्लोज हुआ था, कुछ याद है आपको? कि मैं तो भूल जाता हूँ चीजें। मैं भी भूल गया। टैक्सेस के हवाले से कि हमारा पे ऑफ नहीं है, बेसिकली उसका रीइंबर्स नहीं होती कोई चीज। जो है ना, हम पे तो कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें मिल जा रहा है यही टूटी फूटी सड़कें, आपके घर में लाइट नहीं है, फला नहीं है, ढमकाना नहीं है, ये सारी इश्यूज जो है ना, अगर एक जैसे हम बार बार मैं इसलिए वो चौकीदार की बात करता हूँ, ये आपने जिक्र किया कि चौकीदार अपने आप को फाइलर बना ले, सही ना, टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दे, तो उसको तो टैक्स रिटर्न मिलना चाहिए जितना वो टैक्स दे देता है ना। लेकिन हमारे यहाँ रिफंड का कोई सिलसिला नहीं है। मैं खुद बाहर रहा हूँ, हम लोग टैक्स फाइल करते थे तो 30 जून के बाद, अच्छा यहाँ माशाल्लाह 3-3 महीने मिलते हैं टैक्स फाइल करने के लिए, बाहर मिलते हैं 10 दिन। अच्छा, ओके। 30 जून को ख़त्म हुआ, 10 जुलाई से पहले पहले आपने टैक्स रिटर्न जमा करा वो शुआरे जमा कराने की तरह, तो वो गोशवारे कहते हैं ना, गोशवारे। और आपको उससे अगले 10-15 दिन में अगर आपने एक्सेस पे किया हुआ है तो आपको रिफंड मिल जाता है, सही ना। तो यहाँ तो रिफंड का कोई सिलसिला ही नहीं है ना। मतलब अगर आपके पास, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर साल मैं प्लस में होता हूँ, जो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ है टैक्स ही उससे ज़्यादा होता है, लेकिन उसका वो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा। भाई एडजस्ट क्यों होगा यार, मैं नेक्स्ट ईयर जीऊँगा नहीं जीऊँगा मुझे नहीं पता, ठीक है, सही ना। मतलब अगर अल्लाह ने ज़िंदगी मुझे नहीं दी आगे तो गवर्नमेंट के ऊपर वो उधार है मेरा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप, मेरी डेथ हो गई तो वो मुझसे, मेरे घर वालों से ज़्यादा दुखी होंगे, तो वो कहेंगे हमारा पैसा था हमने खा लिया। तो मैं वो अच्छा जी, आपसे एक सवाल आया है कि मेरा पैसा बाहर मुल्क से आता है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चे छोटे, मेरे मियाँ एक अच्छी पोस्ट पर हैं दुबई के अंदर, और वो एक अच्छा अमाउंट मुझे भेजते हैं। और पिछले साल मेरे साथ ये हुआ कि FBI की टीम की कॉल आई, और फिर मैंने जब अपने वकील से बात की तो उन्होंने कहा इतना पैसा इसका मियाँ क्यों भेजता है और ये क्या। तो ये सवाल तो करना किसी का भी हक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये सवाल मैंने पहले भी सुना। NRPs पे कोई लिमिट नहीं है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे खालिद भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप इतनी पर्सनल सवाल तो पूछते ही क्यों हैं? मतलब देखिए, शायद आपने वो नोटिफिकेशन देखा भी हो जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का था कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर FBR ऑथराइज नहीं है टैक्स लगाने की, क्योंकि ये तो लगाते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ जुडिशनरी कुछ कहती है, डिपार्टमेंट कुछ कहता है, सही है ना। अब जैसे हम बात करते हैं मोहतरमा के स्कूल के हवाले से, इनका मेरे ख्याल से आपके यहाँ नोटिस आया होगा कि जी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह का नया आप लोग ट्रेड लाइसेंस एंड ये कुछ इस तरह का ट्रेड लाइसेंस का तो बहुत, ट्रेड लाइसेंस इनका क्या काम है? ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ट्रेडर वो होता है जो कोई चीज खरीदे और बेचे, ये तो सर्विसेज दे रही है। इनका ट्रेड लाइसेंस का क्या ताल्लुक है? यहाँ पे ये गलत है ना। ये लोग वो हैं कि जो मैट्रिक कराने के बाद बच्चे बेचारे नहीं पढ़ते, मजदूरी के लिए दुबई भेज देते हैं, ये वो लोग हैं ना। तो ये ट्रेड तो कर रहे हैं ना ये लोग। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि स्कूल वालों पे मसला। अच्छा, एक और चीज़ की मैंने एक नोटिस पढ़ा था कि अगर जैसे मेरे पास पेपर आपके सामने आपको भी दिया था, ऑथेंटिक पेपर है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो यू आर इस्तना फ्रॉम टैक्स। अब वो जो सेलिंग एंड बाइंग के ऊपर टैक्स था FBR का, वो खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बारे में जब 2-3 लोगों से मेरी बात उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन नोटिस थोड़ी आया अभी तक। बिल्कुल। तो ये कितने 3 साल बाद आ जाएगा? ये सर, जब इनको कोई चीज लेनी होती है तो रातों रात नोटिफिकेशन आ जाता है, और जब कुछ रिटर्न करना होता है ना तो उसका सालों नोटिफिकेशन नहीं आता। मतलब इसकी मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ अपने बिजनेस के हवाले से। प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पाकिस्तान के लिए इन्होंने 1.5% कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं है। कह रहे हैं आप सेलिंग एंड बाइंग पे कोई टैक्स ही नहीं, खत्म कर दिया? नहीं, कम कर दिया टैक्स। नहीं, मैंने कल ही पढ़ा है। नहीं, वो बंदा कह रहा है कि खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस जो आ रहे थे वो भी कम हो चुके हैं, और दूसरा फॉरेन जितना इन्वेस्टर था उसने कहा कि भाई इतना टैक्स हम यहाँ पे देंगे, तो जिनके पास जो नेशनल है
दूसरे मुल्क के, ठीक है, तो उन्होंने बांग्लादेश इंडिया में खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश आपको और इवन दो नेपाल और साथ एक और मुल्क है श्रीलंका, वो आपको ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि अगर फर्ज करें आपने उनकी यहाँ पर लैंड खरीदी, आपने इन्वेस्टमेंट की, तो अगर सीमेंट की बोरी 100 रुपए की है तो वो हुकूमत आपको अपनी तरफ से 65 रुपए की देगी। बिल्कुल हो सकता है ऐसा निशान भाई, मेरी नॉलेज में ऐसी न्यूज़ अभी नहीं गुजरी है, इसलिए मैं आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं कहता हूं कुछ ना कुछ तो ध्यान पड़ जाए। टैक्स कम करने की बात हुई है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले जो इनकी डीसी वैल्यू है उस पर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, डबल कर दिया है। वो एक रात पहले नोटिफिकेशन न्यूज़ आई और नेक्स्ट डे उस पर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। लेने वाली चीज़ पे इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अच्छा, अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, दूसरे मुल्कों में सर आप सोलर लगाते हैं ना, उस पर भी आपको सब्सिडी मिलती है। आप सोलर लगाते हैं यहाँ पर, पहले तो आप के इलेक्ट्रिक में धक्के खा करके परमिशन लें, सही है, वो मिल जाती है। तो उस पर भी सोलर पे जो आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उस पर भी आप कोई ना कोई टैक्स पे कर रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में। ऑल्दो डायरेक्ट टैक्स नहीं है कोई, लेकिन सिंपल सी बात ये कि अगर आप रिवर्स मीटरिंग लगाते हैं तो के इलेक्ट्रिक आपको अगर 70 रुपए का या 50 रुपए का यूनिट दे रहा है तो आपसे 20 रुपए का खरीद रहा है, 9 रुपए का आप खरीद रहे हैं, आप 9 का खरीद रहे हैं। और अगर लाइट चली गई, मीटर बंद हो गया तो वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। तो अब आप ये देखें ना कि ये कहाँ का इंसाफ है। इसके मुकाबले में मैं कहता हूँ जैसे बहरिया है, बहरिया आपको यूनिट टू यूनिट रिप्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। या बाहर मुल्कों में भी होता है फ़र्क, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं, यहाँ तो बाहर मुल्कों तो इतना बिल भी नहीं आता, हालांकि जितनी वहाँ पे लग्जरी लाइफ है सब कुछ आता है, ऐसा नहीं मतलब जितना पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में तो सिर्फ पंखे और एक लाइट वाले को भी 2.5 लाख बिल आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने नहीं जलाया तो आपको 2.5 लाख का। ये बात मैं अक्सर महफिलों में बोलता हूँ कि अगेन वही सिक्योरिटी गार्ड और प्यून और ये वो, यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी उनकी इनकम होती है ना, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने पैसों से कोल्ड ड्रिंक या ब्रोस्ट खाए। लेकिन बाहर मुल्कों में लेबर भी होगा ना तो वो महीने में 1 से 2 दफ़ा अपने पैसे से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी की जगह से खा पी लेगा। और खालिद भाई मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अरीबा, हम क्योंकि बाहर आप लोग भी एक्सपोजर है, एक जमेदार ना गटर साफ करके अगर आप सोता है एसी में, दुबई की या सऊदीया की बात करें, तो मुझे ये बताओ कि अब क्या एक्टिविटी रहेगी स्कूल के अंदर कि आप ईद मिलन, बकरा ईद पे होती है वैसे ईद मिलन? नहीं, बकरा ईद पे तो नहीं होती, लेकिन ईद उल फितर पे होती है। नहीं, बकरा ईद पे करनी चाहिए, बच्चों को सिर्फ मसाले लगवा के मंगवा लें और टीचर जो कोयले स्टाफ में तो हम करते हैं बिल्कुल, और इस बार भी होगी, कंपलसरी है वो तो, लेकिन बच्चे बस एंजॉय करके आ रहे होते हैं। नहीं मतलब ये कि क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ईद उल फितर पर आप जो है वो इतनी बड़ी पार्टी ना करें, समोसों पे कर लें, लेकिन ईद उल अज़हा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा गोश्त हर जगह से आया हुआ होता है। तो ये कि आप सबको बोलेंगे 1 पाव गोश्त ही भून के ले, वो सब भून के लेके आएंगे तो रोटियां वोटियां बना के तो काम सही हो जाएगा। किसी बच्चे को आप जिम्मे रोटी लगा दें तो ऐसा भी हो सकता है या नहीं? हो सकता है। अब ये सोचिएगा इस बारे में, क्या कहती हैं आप? एक्चुअली हमारे यहाँ जो है वैसे ईद उल अज़हा के हवाले से, यानी हज के महीने के हवाले से तो आपको पता है कि स्कूलों में फिर वो एक तालीम व तरबिया और फिर इसके बाद तलबिया का सिलसिला वो सारा शुरू हो जाता है। और लेकिन इत्तफाक़न ऐसा होने लगा है कि अब इस तरह से जो छुट्टियों के जून जुलाई स्टार्टअप भी इत्तफाक से साथ साथ ही हो रहा है। तो देंगे तो जून जुलाई की छुट्टी? जी जी बिल्कुल, जून जुलाई की छुट्टियाँ तो बचपन में सुंदर नानो घर का टाइम, अब तो कोई नहीं, नानो तो ना मामू। हाँ नहीं, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम चला आ रहा है वही सिस्टम है कि जी दिसंबर के अंदर हमारी वो विंटर वेकेशन, एक विंटर ब्रेक आ जाता है, जून जुलाई में समर ब्रेक आ जाता है। और इसके अलावा अब तो यहाँ तो सिंध के अलावा बाकी हमारे सूबों में तो चारों मौसमों के ब्रेक आते हैं कि अब उसके अंदर आप जो फेडरल बोर्ड्स से रजिस्टर्ड हैं जो लोग, वहाँ वो लोग जो है वो स्प्रिंग ब्रेक भी ले लेते हैं। अच्छा, मैंने एक नोटिफिकेशन और पढ़ा था कि अब सिंध के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है कि जून की छुट्टी नहीं होगी, जुलाई की छुट्टी होगी, और जो जून की छुट्टी है वो आप रमजान करीम में देंगे। इज दिस ट्रू? नहीं, ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। इसके ऊपर गौर किया जा रहा है और गौर करना चाहिए कि रमज़ान में छुट्टियां हो जाएं, क्योंकि अब रमज़ान बहरहाल अब तो बेहतर हो गए मामलात, लेकिन रमज़ान एक वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद एक बात है, आपके जब बच्चे छोटे थे तो मकसद ये कि आप शुरू से स्कूलिंग की तरफ है। अब आपने जब खुद रोजा रखना है तो सहरी तो करने, सुबह उठना है ना, ठीक है। उसके बाद अब बच्चे जब स्कूल जाने वाले हो रहे हैं, आपके चाहे अपने स्कूल में पढ़े, बच्चा तो नाश्ता मांगता है ना, फिर वापस आने के बाद आपको उनके लिए खाना बनाना, फिर अफ्तार का भी काम करना है।
देखिए एक चीज़, जब लोग मुझे ये बात कहते हैं, ये तो आपने बिल्कुल खवातीन का ही रूटीन बता दिया, लेकिन मर्द हजरात भी बेचारे बाहर जा रहे होते हैं काम करने, और खवातीन भी, वर्किंग लेडीज़ भी हैं, और हमारे यहाँ पेपर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ तमाम, मतलब जब जाहिर सी बात है कि स्कूल का एक जो होता है ना, वो कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बहुत तो आगे पीछे कर सकते हैं उसको। मुकम्मल तौर पर आप 30 दिनों के लिए चीज़ें वाइंड अप नहीं कर सकते ना। नहीं देखिए, मैं जमीन यहाँ पे एक इसका बात थोड़ा सा मैं क्लियर करना नहीं, मैं चाहूंगी। यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो सिस्टम आउट है, अब सर्दियाँ जो हैं वो दिसंबर में नहीं आती, वो जनवरी में आती हैं। हमारे यहाँ पर अब चीजों को चेंज करना जैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ दोनों चीज़ों की तरफ से। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम रमज़ान को ये हम एक एक्सक्यूज़ देने लगे कि जी रमज़ान में हमें इतना यानी आराम चाहिए, या हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए कि जी हमें थोड़ा सा टाइम ये होता है कि शॉर्ट किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े रखे, गज़वात भी हुई, और भी बहुत सारे मामले हुए, फतह मक्का भी हुई। हमारा पाकिस्तान जो है वो जब आज़ाद हुआ तो वो 27वीं शब को आज़ाद हुआ। इतना मतलब कर दिया हमने पाकिस्तान के 27 पे रमजान में करवा के जो मामलात भी हुए, तो हम इस चीज को बहाना करके, मतलब हमें ये तो अल्लाह ताला ने हमारी प्रैक्टिसेस की है ना, तो अगर ये हम, मैं तो नहीं समझती कि एक रोजे से हमारी इन तमाम चीजों पे इफेक्ट है, बल्कि इबादत में खलल आता है थोड़ा सा। देखिए खवातीन का जो है ना, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि रमज़ान में हमारा रूटीन बदलना नहीं चाहिए। जो रूटीन डेली का है कि आप काम पे जा रहे हैं, उसमें ऐड ऑन आप ठीक है एक्स्ट्रा इबादत कीजिए, लेकिन आपकी जो वर्किंग आवर्स है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, मगर ख़त्म नहीं करना चाहिए। नहीं, वर्किंग आवर्स तो बैंक्स के भी काम हो जाते हैं, ऑफिसेज के भी काम हो जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ना इफ्तार वाले उसको लेके ना, सेगमेंट को लेके थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काम बंद कर देना चाहिए, उसमें पता है आप इबादत भी नहीं कर पाते अगर आप रूटीन चेंज कर ले। दोनों ट्रांसलेशन कर रहा था, मैं छुट्टी कर दें। दूसरा ब्रेक की, जैसे कि आपने बात की, तो ब्रेक बेसिकली जो विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, समर ब्रेक, ये जो सर्दियों की छुट्टी की बात है कि अब दिसंबर में सर्दियां नहीं आ रही, तो बेसिकली होता ये है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, बेसिकली उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसको चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि ये बेसिकली एक दिसंबर ब्रेक है। ये इसको सर्दियों की छुट्टियां एक आम फहम में कहा जाता है कि ये एक आम बात हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। अगर चीज सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे यहाँ मौसम में, कहीं भी किसी भी इलाके में, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, या उन दिनों में छुट्टियां अनाउंस कर दी जाती है। मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे छोटे हैं ना जमीन के, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि चौथी तक का बच्चा छोटा है, 5वीं से बच्चा छोटा नहीं रहता, ठीक है ना। 5वीं वाला बच्चा बाप फड्डे भी करके आ जाता है, तो 5वीं से ऑनवर्ड स्कूल को ओके रखें, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, जो प्ले ग्रुप के हैं, नर्सरी के हैं, प्रेप 1 प्रेप 2 के बच्चे, उनके थोड़े यही ग्रास रूट ट्रेनिंग यही होती है, सही ना। अगर आप उस चीज़ को देखिए, बच्चे को आप जब मुझे बताएंगे कि काम बहुत मुश्किल है, तो वो सारी ज़िंदगी कहेगा मुश्किल काम है। आप इस वक्त पाकिस्तान में, मतलब आप भी इस बात के गवाह होंगे कि 70% लोग रोज़ा नहीं रखते ड्यू टू एनी रीज़न। कोई मावा तंबाकू खाता है, कोई कुछ, और जो रोज़ा रखता भी वो पूरा दिन सोता है। ऐसा ही है, ठीक है ना। वो फजर में सोते हैं, मगरिब में उठते हैं, और उसके बाद भी उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल हाई टेम्पर होता है। तो ये चीज़ देखें, ये वही वाली बात है कि आप डे 1 से जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे ना, तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। शब्बीर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि पिछले 12-15 दिन से हम सुन रहे हैं धावे जी से लाइन को रिपेयर किया जा रहा है, जो कि नहीं हुई। फिर उस पे काफ़ी लोगों का, आपका जो अभी मैंने एक जगह का नाम लिया था, जो एयरपोर्ट की तरफ है इतराफ में, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, ठीक है। आप रोज के रोज वादे करते हैं कि आज लाइन सही हो जाएगी, लेकिन नहीं होती, क्या कहेंगे इस बारे में? दरअसल बात यह है कि इसके अंदर भी मकासद है अपने ठेकेदारों को नवाजने के लिए, और ये एक अवाम को तंग करने के लिए। एक लियारी के नाज़म जो हैं उनको हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जी इस मेयर को इसलिए लाएं कराची को तबाह किया जाए। मेरा ख्याल उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी आप देखें पूरी लियारी के अंदर इस वक्त जो है मेन होल का पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, और आज बच्चे ने भी हमारे नहीं चढ़ाया। मैं आज मिनरल वाटर की बोतलें बड़ी 2 मंगवा के तो उससे गुसल करके आए हूँ। यानी कि वहाँ पानी जो है दे रहे हैं, हुकूमत का इलाका है, लेकिन वहाँ गटर का पानी, और पूरी कराची बगैर पानी के रह रही है। ऐसे ही है। और अब जिनको पानी मिला वो गटर का मेन होल का पानी दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आवाम को क्या कर रहे हैं? जबकि बनाने के लिए आप देखें अभी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, तो ये आप देखें यूनिवर्सिटी रोड तैयार होना शुरू हो गए। तो यहाँ जो है बेफिक्र लोग हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, और अपने मनपसंद ठेकेदारों को कमीशन का सारा चक्कर होता है। और बाज़ जगह तो ये भी लोग कहते हैं कि जी ये बनाते इसलिए हैं कि वो
सही प्रॉपर करते नहीं है और इसीलिए वो जल्दी फट जाती है। अभी जैसे पुल गिर गया, आपको पता ही है, रेलवे का पुल बनाया था, अभी वो टूट गया है। तो ये मतलब कि पूछने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, वरना ऐसा कोई भी नहीं है कि पानी की लाइनें रोज फट जाती हैं। पहले यूनिवर्सिटी रोड के तरफ से फट रही थी, जब उधर प्रेशर पड़ा, लोगों ने जब दबाव डाला, प्रेशर आया तो वो लाइन क्लियर हो गई। अब ये धाबे जी की तरफ से लाइन का मसला शुरू हो गया। अवाम को हर हाल में किसी न किसी तरीके से जो है कराची के लोगों को परेशान करना है। नहीं, यहाँ अच्छा, पे मेरा छोटा सा सवाल है, माजरत, सॉरी, ये धाबे जी की लाइन डिस्टर्ब है, ओके, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, हाइडेंट में कैसे आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उनके लिए उन्होंने लाइनें दी हुई है। देखिए ये मुअक्कलात पानी डाल के जाते हैं, जिन्नात के थ्रू पानी आता है। ये देखिए फरिश्ते वहाँ पानी देते हैं। अब पानी आप ये कराची के अंदर टैंकर माफिया का सिस्टम खत्म कर दें, आप देखिए कराची में पानी की किल्लत नहीं होगी। कितनी बुरी बात है फिर, क्योंकि ये चंद लोग हैं जिनको आप फायदा पहुंचाने के लिए पूरे शहर को आपने परेशान किया। और दूसरी बात ये कि फिर टैंकर की प्राइसेस आप देखें इतनी हाई, जिसकी कोई कल एक लड़का मुझे कह रहा है जो सिंगल वाला टैंकर 3500-3200 का जो टैंकर है, 6,500 का हो गया। नहीं, वो लड़का कह रहा है काला पुल पे उसने रोका, उसे कह रहा है 12,000 का डलवा वरना मैं आगे जा रहा हूँ। अब और बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे इलाके हैं, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जो कराची के मेन इलाके हैं। वहां आप देखिए कि अरसे से पानी नहीं आ रहा। वो मैं उस दिन विजिट किया तो उन्होंने कहा जी हम तो 20 साल से टैंकर मंगवा रहे हैं। अब आप बताएं, एक आपने शहर के अंदर गुर्बत डाली हुई है, एक आपने बेरोजगारी की हुई है। अब बताएं कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम ना हो तो क्या हो? क्योंकि जब आपने लोगों को रोजगार नहीं देना, एक घर के अंदर एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं और वो पानी का टैंकर भी ला रहा है और गैस भी का सिलेंडर भी भरवा रहा है, ये आपने अजाफी अखराजात अवाम पे डाल दिए। गैस भी वाफर मिकदार में कराची में, पानी भी है, सब कुछ तो है। जब आप ये नहीं देंगे तो आप स्ट्रीट क्राइम को कभी भी नहीं रोक सकते। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर एक सवाल ब्रेक के बाद में आके करता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स जब आप पकड़े जाते हैं फिर तो वो भाई बन जाते हैं, बेटे बन जाते हैं। इस बारे में मैं एक वाकया जो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि वाकई में मजबूरी की आपने बात की तो मैं इस बारे में शेयर करता हूँ। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र। और जनाब वेलकम बैक जी, शबीर भाई आपकी तरफ वापस आते हैं कि अभी एक वाकया जो मैंने आपको कहा जाते हुए सुनाऊंगा कि पिछले हफ्ते की बात है कि एक बंदे ने स्नैचिंग की और उसने 5,000 लिया, बाकी नोट वापस किए। उस बंदा हैरत में रह गया कि भाई स्नैचर भी वापस करते हैं पैसे। तो उसने जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कहा मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ें, दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं। ऑल दो जो बंदा था वो पाकिस्तान से जा चुका था, दुबई से वो आया हुआ था और उसने पुलिस बुलवाकर अंदर से ही दवाइयाँ निकलवा कर दी गवर्नमेंट में से। प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी दफ़ा मजबूरी भी होती है कि आपको उस काम पे मजबूर कर देते हैं कि जो आप नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए गुर्बत जो होती है ना, वो हर बुराई की जड़ होती है। आप जब रोजगार नहीं दे रहे, लोगों के महंगाई में पिस रहे हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने पढ़े लिखे बंदों को देखा है कि वो डकैतियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बहालते मजबूरी कर रहे हैं। आप स्ट्रीट क्राइम को बोल रहे हैं ना कराची में रोक दिए, बिल्कुल नहीं रुक सकती है। जब तक आप बेरोजगारी को नहीं रोकेंगे, जब तक आप रोजगार नहीं फराहम करेंगे, ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जाएगी। हाँ, सिर्फ हम पेट्रोल बढ़ाते हैं ना भाई। आप देखें ना, आप ट्रैफिक इतनी जैम है और आपने पेट्रोल महंगा किया। जो बंदा 100 रुपया पेट्रोल डालने वाला था वो तो मारा गया ना बेचारा। जो 1 लीटर डालता था वो तो मारा गया। वो तो बेचारे धक्के लगा रहे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतनी जैम होती है। तो क्या करें? आप क्या लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि इस कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उसके पास कोई ना विजन है ना कोई पेन है अपनी कौम के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने क्या करना है, कमाना है और कमा के चले जाना है, फिर दूसरे आना है, उन्होंने अपना टेनओवर पूरा करना है और खत्म। मतलब बंदर बाट है ना, बारी बारी बारी। कराची के अंदर हर चीज है। कराची हर बंदे को पालती है। जो गरीब आता है वो देखिए बड़ा मालदार बन जाता है। लेकिन कराची को हम क्या दे रहे हैं? कराची को हम तबाही दे रहे हैं। लोड शेडिंग आप देखेंगे क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात 12 बजे के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो रही। वो जैसे आपने अभी कहा, ये ना कानून की बात मानते हैं ना आइन की बात मानते हैं। हर बंदे ने अपना अपना जो है सिस्टम बनाया हुआ है। आप अब 2 बजे लाइट या बिजली आएगी तो आप बताएं कितने बजे सोएंगे? आप ना तो सुबह उठ के नमाज पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और फिर आप ज़हनी जो है दोनों परेशान रहेंगे। आज आप जो वो लोग हाइपर जो हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, वो यही वजह जब नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि आपने जैसे बोला ना कि कराची सबको पाल रहा है। जी हाँ। आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए कराची वाले खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं कराची वालों से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अपने शहर को पहले देखो। सही है ना?
ज़रूरत नहीं है आपको दूसरे शहरों में जाकर के कुएं खुदवाने की, दूसरे शहर में जाके स्कूलों को फंडिंग करने की। पहले आप अपना शहर सही कर लो, यस, उसके बाद आप आगे खुद ही चीज़ें मैनेज हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये ना, कराची वो शहर है जिस पर कराची के अपने लोगों की हुकूमत नहीं है। बस देखिए, कहीं भी आप देखें, आपके पास कोई बंदा जो है, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख रहे हैं, उसका हेड कराची का नहीं है। सही आपकी तो बात, कराची के लिए उनके लिए क्या दर्द होगा। लेकिन बात ये ना कि जो देखिए एक पर्सनल लेवल पे हर आदमी फंडिंग कर रहा होता है ना। अगर अभी आपसे आके कोई कहे कि जी थर में बोरिंग करवा रहा हूँ, आप कहेंगे यार ये लो 100 रुपए लो यार। हाँ, लेकिन हम अपने शहर को नहीं देखते। Exactly, आपसे कोई कहेगा कराची में आपके मोहल्ले में कोई कह रहा है यार आप यार क्यों नहीं पानी आ रहा, उससे 10 सवाल पूछेंगे। भाई पानी नहीं आ रहा, सबको पता ही बात। कराची वालों का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो अपने ही शहर को फंड करने में उनकी जान जाती है। और फिर दूसरा, ये कराची वाले अपने लिए उठते नहीं है। अब आप देखें ना, तो बिजली का मसला है, हाँ, पानी का मसला है, गैस का मसला, पूरे कश्मीर में, गिलगित में पूरे लोग उठ गए और वहां देखे उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको माहाना बिजली का बिल इतना आएगा, गैस का इतना आएगा। कराची वाले उठते नहीं है, ये जमातों में बटे हुए हैं। कोई भी जमात उठेगी, कोई मजहबी जमात उठेगी, फिर ये निकलते। अब भाई आप सारे उठे, देखिए आप भी कहेंगे हमें फिक्स करके दें बिजली का बिल, गैस का बिल। कराची, ये कहते हैं कराची वाले बिल नहीं देते। कराची वाले बिल क्या दें? एक बंदा एक बल्ब जला रहा है, आप उसके घर पे 50,000 का बिल दे रहे हैं, वो कहां से देगा? कहां से देगा? सही आपको पता है कि इनके ऊपर अब इनको बदनाम करना है। आप बिल सही भेजिए, मैं बोलता हूँ कराची का हर बंदा बिल भरने के लिए तैयार है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप बिल तो सही करें। बिल सही, आप बिल सही भेजते नहीं है, और जब आप ठीक करवाने जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं भर दें। फिर अगर आप उधर शोर कर दें तो आपके खिलाफ FIR हो जाती है। अब ये कैसा सिस्टम आ गया है कि आप ना किसी अदारे के खिलाफ, उनके गलत करतूतों के खिलाफ, उनके ओवर बिलिंग के खिलाफ आप बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे, यानी कि मकसद ये है कि अवाम को दबा के रखना है, अवाम को बिल्कुल खत्म कर देना है कि इनको जूते मारो, कुछ करो, ये बोले ना बस। वो भी तो यस मिनिस्टर वाला बात हो गया, ठीक है जी आप जो करें हम करते जाए, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। यही है, कराची वाले बेबस हुए में, कराची वालों की आवाज ही नहीं, कराची वाले खौफजदा हुए, आवाज ही नहीं उठाते। वरना सबसे पहले बात होती थी, कहीं भी ज्यादती होती, कराची वाले सबसे पहले उठते थे। आज कराची वाले ऐसे हैं जैसे मर गए हुए हैं। असल में पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, कहाँ कर रहा है तो मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पर ना आवाम को इतना पीस दिया गया है। जैसे कि आप कहते हैं कि आप फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं कि मैं रात को 10 बजे सबको जमा करके एक रैली निकालता हूँ, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जाते हैं, ठीक है। अब वो 1 घंटे का सफर 4 घंटे में करके आ रहा है, क्योंकि उसने 200 रुपये ही था पेट्रोल डाला, जो कि आधा लीटर आया, ठीक है ना। बाकी वो पाँव से चला के पहुंचा। आप मुझे बताएं, इतना थकने के बाद जब वो घर पहुंचेगा तो वो अहल रहेगा कि आपके साथ एहतजाज में खड़ा हो? भाई एहतजाज की तो बाद की बात है, मैं वही कह रहा हूं ना। एहतजाज के अंदर उनके खिलाफ FIR हो जाती हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक तो यही कर रहा है, केस बन जाते के हैं। इलेक्ट्रिक में तो बड़ा प्यार से अब आप जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं ये मतलब हमेशा इसकी मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ता है ये बात करके। चले हम गवर्नमेंट की तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं हो रहा काम, बहुत सारी चीज़ें में हम पिस्से में, लेकिन कराची वाले हर किसी के लिए उठ जाते हैं। इतना डोनेशन जमा होता है, सैलाब आ रहे हैं, पानी के कुएं खुदवाए जा रहे हैं, घर बनवा के दिए जा रहे हैं। तो कराची वाले जब इतनी फंडिंग करते हैं तो वो अपने मुल्क की अपने शहर की तालीम को, अपने शहर के पानी को, अपने शहर की बिजली को अपने लिए क्यों नहीं अपने फंड को इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ना हमेशा हमारे शबीर भाई ये कहते हैं कि हमारे वाले तो चाहते हैं कि सैलाब, जलजला, बम फट जाए कर पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमें फंडिंग आए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कराची को तबाह करने के एक और भी रास्ते सिंध कराची को, कि यहाँ नकल को फरोग दिया जा रहा है। आप देखिए पंजाब के अंदर नकल को फरोग नहीं दिया जा रहा, KP में नकल को फरोग कराची में इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये बच्चे नाहल हो जाए। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के हो या CS के एग्जाम्स हो तो ये पास ना हो। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया था कि 22 ग्रेड का ऑफिसर सिंध को नहीं मिल रहा था, तो पंजाब से मंगवाया था। तो यहाँ नकल को भी फरोग एक प्लानिंग के साथ दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जी वो O लेवल्स का पेपर कराची में लीक हो गया। अरे मतलब O लेवल्स यार, O लेवल का पेपर, O लेवल्स के 3 पेपर्स लीक हुए हैं पिछले साल, 3 सालों से लीक होते चले आ रहे हैं। ये बात मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान, कराची की बात करें, पाकिस्तान तो किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। अगर हमारे सिंध बोर्ड करता तो हम तो उनके भी करते थे। वो कहते हैं हम सब इक्वल है। में लीक नहीं हुआ, वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए ही लीक हुआ है, क्योंकि वो सारा एक ही वक्त में अटैम्प्ट करना होता है। अगर मतलब पाकिस्तान में भी और एक रीजन में एक साथ होता है वो पेपर, लेवल को सोचने का एक मकाम है ना कि पाकिस्तान में
कैसे लीक हो गई? यहाँ हमें अपना तालीमी मैयार और अपने बोर्ड्स को बेहतर बनाने की अच्छा, जरूरत है। लेकिन, हमारे एक लोग बात मैं किसी बोलूं खालिद दूसरे भाई, ये जो लीक हुआ है ना पेपर, ये पाकिस्तान आने से, जब उन्होंने जी, फॉर्म किया तो पाकिस्तान आने से पहले ही लीक हो पहले, गया था। क्योंकि वो एक ये कंप्लीट वहां पे भी टीचर के पाकिस्तानी साथ- जासूस बैठे हैं। बड़े एक्सपर्ट है भाई, बड़े एक्सपर्ट। आप पहले ये लीक हो गई, देखिए रीजन में लीक कि हुआ है हमारा basically। रडार सिस्टम को जो हमने आपके लिए अली भाई के मैसेजेस आए, फिर मैंने वो भी पढ़ना है। अच्छा जी, वो ये हुआ कि अब हमसे इंडिया क्यों डरता है? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, अच्छा वो उसको वर्ड यूज है खापर टेक्नोलॉजी हमारी, वो इट्स नॉट द मार्वेलस टेक्नोलॉजी। खापर टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, जो हमने तैयारे गिराए उनका नेविगेशन सिस्टम ही हमने मुअत्तल कर दिया, वो अपने रडार से आउट हुए और दवा टिका के उन्होंने यहाँ से फायर अप कर दिए। तो हमारे पाकिस्तानियों के अंदर वो टैलेंट है, वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया से सुई घूम के, और जब उसको कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो लिखा मेड इन पाकिस्तान। तो ये हमारी वो चीज थी। अच्छा जी, अली भाई कहते हैं कि आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद अली भाई कहते हैं कि आप बहुत बेस्ट हैं और आप जिस तरीके से ज़ीशान की हेल्प कर रहे हैं फंड्स के उसमें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि खालिद बेटा इसी तरीके से इसकी मदद करो, क्योंकि हमें जो है वो चीज़ों को खड़ा करना और दुनिया को दिखाना है कि यस ज़ीशान अगले फर्दर भी काम इसी तरीके से एज अ होस्ट करता रहेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर। कोशिश पूरी है, बाकी अल्लाह मदद करने नहीं, वाला एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अब जो इंजेक्शन लगना है उससे मेरे जिगर ने जो एक परफॉर्मिंग दिखाई है, रिस्पॉन्स दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा उस चीज़ का। तो वो अब इंशाल्लाह वक्त करीब है कि मेरा जिगर खुद खून बनाने लगेगा इंशाल्लाह। तो ये रहे। तो अच्छा, वैसे जिगर ने खून बना दिया, जिगर का खून चूसने के लिए हुकूमत भी बैठी है, चेक कर लें। उस पर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग खून बनवाते रहें और हुकूमत खून चूसती रहे। तो क्या करेंगे इस बारे में आप? क्या कहेंगे? चल आप क्या कहेंगे कि इन्होंने तो अपना हिस्सा कर, हुकूमत आती ही खून चूसने के लिए, समझ रहे हैं? और ड्रैकुला का जो है ना दूसरा रूप ही हुकूमत होती मुझे है। लगता है कि अरीबा अगर हम बात करते हैं कि ड्रैकुला बनाया जो है वो इसी वजह से किया है कि हम जो है वो हुकूमत का जो दूसरा रूप है वो ड्रैकुला का था। बिल्कुल, जो भी हुकूमत आएगी आप देखें, कोई हुकूमत मुझे बता दे कि जो अवाम मैंने घर भी जाना, ब्रेक पे जाना है और और इसी हमें के भी जाना है घर। साथ अभी इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए, मुस्कुराते समय शान है। जनाब जमीन आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में अगर हम आपके स्कूल की बात करें, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ हमारे यहाँ पर ना लोग ये कहते हैं कि यार छोटा स्कूल है, एक माना हर बंदा, जो छोटे स्कूल का बच्चा बड़ा तमीज़दार होता है, जो जितने मुझे आज भी मैं इस वाक्य को याद करता हूँ, 6-7 साल 8 साल पहले की बात है कि चुबी में मैं एक नाम वाले स्कूल में गया। अच्छा हम बचपन में, आप भी अरीबा, आपसे कोई पूछता था वेयर इज द स्टाफ रूम एंड वेयर इज द प्रिंसिपल्स रूम, वेयर इज द वाइस प्रिंसिपल्स रूम, तो हम उनको बताते थे गो टू, मैं क्योंकि सेंट पैट्रिक से था तो हम अंग्रेजी वाले थे थोड़े, तो वो अंग्रेजी में बात करना होता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वेयर इज द स्टाफ रूम, तो मुझे कहता है इंग्लिश में कहता तुम अंधे हो, सामने बोर्ड लगा पढ़ो और निकल जाओ। उसकी शक्ल देख रहा हूँ, ही इज इन क्लास 8 और मुझे कहता तुम अंधे हो, तुम या तुम्हें मोतिया आया हुआ, जाके पढ़ो। मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं वो जो है आपको कहते हैं ना कि वो विजन्स देते हैं आपके उसमें कि आपने कैसे लेकर चलना है बच्चों को और किस तरीके से तालीम और तरबियत करनी है। तो मुझे आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे देखने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि आप भी वो नीला डे, पीला डे, काला डे करती हैं? जी बिल्कुल, कुछ डेज हम सेलिब्रेट करते हैं जो कि प्री क्लासेस के होते हैं, जो कि बच्चों को सेलिब्रेट करवाने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर पेरेंट्स के ऊपर कोई ओवर बर्डन नहीं होता। देखिए ये तो नहीं कहते ना कि इस ब्रांड का जोड़ा पहन के रखें। अगर के अगर जेबीज स्कूलिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वो कन्वेंशनल की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, या हम लोग कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर वो एक हमारा है एक्टिविटीज़ हैं, तो नहीं, वो करिकुलर है मोस्टली। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गेम्स की, तो हम उसको कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर देते हैं कि अगर हमने हॉप स्कॉच खिलवाना है, पहल दूध जिसको हम कह रहे हैं, तो वो किसी ना किसी चैप्टर्स के साथ रिलेट होगा। इंग्लिश का एक चैप्टर है, उसके अंदर कोई गेम है, तो उसके साथ हमने क्या किया कि उसके साथ हमने हॉप स्कॉच कर दिया कहीं, ठीक है, कहीं हमने आई स्पाई कर दिया, तो छोटे छोटे गेम्स हमने, कोई बोर्ड गेम्स हमने रख ली। यस, तो उससे क्या होता है कि ये बच्चों की एक तो तरबियत का हिस्सा होता है, ग्रुप में वर्किंग करनी आती है, कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं डिफरेंट। अगर हम ये कह रहे हैं बच्चों को कि जी आपने सिर्फ पढ़ना है और ये जो है ना यही करिकुलर आपका मतलब कंप्लीट है, यानी ये निसाब है और इसी पे आपने अमल करना है, लेकिन हम बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहे कोई चीज़ भी, ठीक है ना।
प्रैक्टिकल सिर्फ साइंस भी नहीं होते, आपने पूरी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल देना है। हम बड़े स्कूल की बात करें या छोटे स्कूल की बात करें, यहाँ भी मैं एक चीज़ की तस्दीक कर दूँ कि तरबियत स्कूलों में हो रही है, चाहे किसी भी लेवल का स्कूल हो। छोटे स्कूल, छोटे लेवल के जो स्कूल हैं, छोटे एरियाज में जो स्कूल वर्किंग कर रहे हैं, अगर कम फीसों में जो बच्चा आ रहा है, वहाँ तहजीब स्कूल भी सिखा रहा है, और वो स्कूल भी सिखा रहा है जो खाए फी ले रहा है। मुझे कहा था कि अंधे हो तो पढ़ के जाओ। मैं आपको बता रही हूँ दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ स्कूल। बेसिकली ये जो है ना, देखिए मैटर करता है कि आपके घर से आप क्या लेके आ रहे हैं, आप घर से क्या लेके आ रहे हैं, कैसी तरबियत आप लेके आ रहे हैं, वहाँ आप एरोगेंस कहाँ से लेके आ रहे हैं। डांटने की इजाजत तो होगी ना कि आप बच्चा अगर गलत कर रहा है, अगर लड़की है तो उसे मारने की इजाजत नहीं, लेकिन डांटने की है कि अगर लड़की क्लास 7 में है, उसने प्रॉपर वी नहीं पहना हुआ, तो वहां पर भी डांटने की कि बेटा तुम लड़की हो। जी, बॉन्ड करना पड़ता है, इवन के पेरेंट्स को, इवन मदर्स को हमें बहुत जो है वो, लेकिन जो 5 तारे वाले जो स्कूल है उसके बारे में बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है 9th की बच्ची को, और उसको जब कंप्लेन की गई तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी फीस से मतलब होना चाहिए, डोंट स्पॉइल द मूड ऑफ माय गर्ल। वो आप ये बताएं, मैं आपको ये कह रही हूँ, स्कूल वाले तो तरबियत करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां उनको वो बॉन्ड करने, क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने खरीद लिया है स्कूल को या असातिज़ा को। तो मैं वही कहता ना कि आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालें जहां वो तहजीब तो सीखे। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर आपको राइट होगा। देखें, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप प्रिंसिपल से पहले माँ हैं उस बच्चे की, उस बच्ची की, ठीक है ना। जहाँ पर देखिए वो वाली बात, दोस्तियां होना, हमारे दौर में भी दोस्ती होती थी। खैर मेरा तो स्कूल ही बहुत अपार्ट था। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं एक छोटी बात आपको बताऊं कि आजकल पेरेंट्स का माइंडसेट ये हो गया है कि बच्चों की जो होती है ना, वो आप जो है वो बैक चेक कर लेते हैं समटाइम्स। अब आजकल जो इस वक्त माशरे में, मुझे तो इन चीज़ों का पता चला कि वेप वगैरह मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको पता भी नहीं होता, या पता होता है छोटी क्लासेस के बच्चे घर से लाइटर ले आए, फादर अगर स्मोकिंग कर रहे हैं कुछ, अब उनको नहीं पता। कल एक बच्चा मोबाइल रख के ले आया, प्री का बच्चा अपनी, मुझे टीचर ने निकाल के ला के दे दिया। प्री की टीचर तो बच्चों का बैग, जाहिर सी बात है वो खुद ही लंच करा रही होती है, खुद ही असिस्ट कर रही होती हैं बुक्स एंड कॉपीज़ के लिए, स्टेशनरी के लिए उसको। लेकिन अगर आप मैं आपको बता रही हूँ कि पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि गो के वो 5 स्टार्स वाले में नहीं जा रहे, गो के वो 1 स्टार में आ रहे, लेकिन माइंडसेट उन्होंने वो बनाया है। वो चाहते हैं कि बच्चों को वो प्रोटोकॉल मिले कि आपके कैसे आपका, मेरे बच्चे का पर्सनलाइज की मतलब वो है प्राइवेसी आपने डिस्टर्ब कर दी, पर्सनलाइज उसकी एसेसरीज है, आपने कैसे उसका बैग चेक कर लिया। एक बच्चा लाइटर बैग में रख के ले आया, अल्लाह ना करे वो आग लगा दे, पूरा स्कूल जल जाएगा। क्या आप बच्चा स्कूल ना भी जले, साथ वाला बच्चा अगर जल गया, बर्न केस आ गया, तमाम चीजें। बच्चा घर से जो है वो शार्प कोई चीज ले आया, और आप पेरेंट को बाकायदा बताएं कि बच्चे ने कॉपियों को बाकायदा कट किया है, और ये बच्चा जो है वो आप फोन करके बता रहे हैं, बच्चे की काउंसलिंग के बता रहे हैं, बच्चे को आप ये बता रहे हैं कि ठीक है वो बच्चा थोड़ा सा इंक्लूसिव अगर कोई बच्चा है तो उसको भी हम लोग केटर कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि भाई इस बच्चे को आपने आइडेंटिफाई इस तरह से कर लिया है कि ये बच्चा ये चीज कर रहा है, अब इसके अंदर ये हैबिट्स आ रही हैं एज वाइज, तो आपने मदर ने क्या करना, बैग चेक करके बच्चे का भेजना है। लेकिन उसको आपने ये प्रेशर नहीं देना कि मैं आपका बैग चेक कर रही हूँ, बल्कि आपने ऐसे ही लंच के बहाने या किसी बहाने बच्चे को देख लिया कि वो कोई शार्प चीज, इवन कि वो शार्पनर भी ना लाए स्कूल में। यानी देखिए ना, ये 4th क्लास के बच्चे की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर टीचर और स्कूल ले रहा है कि वो शार्पनर भी उसको अलाउ नहीं कर रहा, शार्प भी टीचर पेंसिल करके अगर उसको दे रही है किसी वजह से कि वो शार्प चीज जो है वो उसको शार्पनर को यूज कर लेता है, वो अपना दिमाग इतना इस्तेमाल कर रहा है उसमें से ब्लेड रिमूव करके, और वो कॉपीज को और अपनी कॉपीज को कट कर रहा है, फिर वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने साथ वाले बच्चे की भी कॉपीज और बुक्स को जो है वो कट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, कट्स के निशान लगा रहा है। वो कट का निशान मजीद कहाँ लगाएगा, उसका मेंटल स्टेट कहाँ जा सकता है आगे मजीद, वो अल्लाह ना करे कहीं अपनी बॉडी पे या किसी दूसरे की बॉडी को भी कोई कट लगा सकता है। दूसरी चीज ये कि माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चा अगर इतनी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो बड़ा होकर बम भी बना सकता है, ये स्नैचर बन सकता है, ये पेरेंट्स नहीं है ना, तो बच्चों में सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी कैसे? असल में मैंने एक वाकया पढ़ा, खाली भी आपसे भी शेयर करूंगा। एक वालिद को बुलवाया गया बच्चे का, क्योंकि वो बार बार ना धमकियां देता था टीचर को कि मैं मरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कॉमन केसेस आजकल अच्छा, बहुत आते हैं। नहीं, उसके बाद मुझे नहीं समझ आया वो बंदा साइको था या क्या था। फीमेल टीचर ने आकर कहा कि क्योंकि बच्चों के लिए फीमेल टीचर्स ही 5th तक होती है, उसके बाद 6th के बाद मेल टीचर्स को इन्वोक किया जाता है कि मेल टीचर्स सख्त होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसके बाद जो है वो आगे कहते हैं आप क्या कह रही हैं कि मेरे अंदर कमी थी, ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ। उसने कहा भाई मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो हमारे यहाँ अजीबोगरीब लेकर आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट रही आपको बताएंगे कि फादर्स को किस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते, कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे में, फादर्स तो इस चीज को एक्सेप्ट करना ही चाहते, मदद कर भी लेते। एक चीज आजकल जो बड़ी हाईलाइट हो रही है, जो न्यूज में बहुत इस वक्त जो ड्रग्स
उसके हवाले से जो मामला चल रहा है, पिंकी बाजी जो दे रही थी, ये उसी का ही एक पार्ट है कि बच्चों को इतना ज़्यादा फ्री हैंड, इतना ज़्यादा ओपन प्राइवेसी, यस, कि क्योंकि देखिए जब हम चले 1 स्टार 2 स्टार स्कूल की बात नहीं करते, 3 4 5 स्टार के जो बच्चे हैं उनके पास एक्टिविटी के अलावा बहुत इनफ टाइम और बहुत इनफ पैसे होते हैं कि वो उसको कहीं गलत जगह यूटिलाइज कर सकती है आराम से। ठीक है, देखिए बच्चों में एक बड़ा कॉमन सा एक फैक्टर होता है कंपटीशन का, सही है ना। अगर एक बच्चा किसी दिन सिगरेट लेकर के आएगा तो अगला दूसरा बच्चा चाहेगा कि उससे ज्यादा कोई बड़ी चीज लेकर के आऊं कि उसकी वाह वाह हो सर्किल में। जी, ये पेयर प्रेशर एंड प्रोवोक करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे को। तो अच्छा, अब इसके पीछे अगर टीचर्स कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स बजाय उसको अप्रिशिएट करने चाहिए, उस पर रिएक्ट करने चाहिए, उल्टा टीचर्स को ब्लेम करते हैं। मैं अपना एक ऑनियर हूँ लेकिन छोटा सा एक किस्सा सुना देता हूँ। मेरी बेटी अभी 2nd ईयर में, जब वो 8 में थी ना, तो स्कूल से एक दिन कॉल आई, एक पर्ची आई कि जी बच्ची के ऊपर 600 रुपीज़ का फ़ाइन है। मैंने कॉल की कि भाई क्या इशू है, तो उन्होंने कहा जी स्कूल क्लास के बच्चों ने कोई चीज़ डैमेज की है तो हमने सब बच्चों पे 600 रुपये डाल दिए। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा ये 600 रुपये, पहले आप करो बच्चे को मेरी पनिश, ताकि उसको पता तो चले कि ये 600 रुपये किस बात के जा रहे हैं। तो वो टीचर बड़ा हैरान हुई ना, कहने लगी सर आप कैसे मतलब मैं आपके बच्चे को पनिश करूं। मैंने कहा और कौन करेगा भाई, आपकी चीज़ डैमेज हुई है ना। तो कहने लगा मेरी बच्ची थी क्लास में 35-36 बच्ची थी, कहने लगे आप वाहिद हैं जो ये बात कर रहे हैं, बाकियों ने तो पैसे दे दिए। मैंने कहा ये चीज़ आगे चल के जिन बच्चे को तो पता ही नहीं ना जी, पर्ची आई पैसे चले गए, उसको पता ही नहीं इशू क्या हुआ है। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को हाईलाइट नहीं करेंगे कि भाई ये तुम्हारी गलती थी और उस पे ये फाइन है, और पहले उसकी कोई भी लेवल हो पनिशमेंट, जरूरी नहीं कि उस पर हाथ ही उठाया जाए, जरूरी नहीं है कि कोई उसको 3rd डिग्री असल में हमारे यहाँ पे खालिद भाई, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं किसी के प्रोग्राम पे तनकीद नहीं करता, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर एक हजरत, एक मौलाना साहब को बुलाया गया, और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आपको मॉडर्नाइज होना है, लेकिन अगर आप दोनों खातून को देखिए, लड़कियां जो है हमारे सामने बैठी, दुपट्टा आप लोगों के साथ है, ठीक है, उस खातून ने तो वाजबी सा एक ड्रेस पहना था, बस पहन लिया उन्होंने, वो भी मुश्किल लग रहा होगा उनको, ठीक है। एक बंदे ने ये कहा कि आप ऑनियर हैं, आपको 1000 मर्द देख रहे हैं, आपकी जगह जगह से कपड़ा नहीं है आपकी बॉडी पर, तो ये आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा है? तो कहती हु द हेल यू आर, एंकर भी कह रहा है उनके साथ, हाँ हाँ आपको अपना इस्लाम अपने पास रखना चाहिए, ये है वो है। जब आप अपने नेचर को, नेटिव्स को खत्म करते चले जाएंगे ना, मैं पहनूं या ना पहनूं ये मेरी मर्जी, और होश भी तालियां बजा रहा है, ये जबरदस्त बात, ये बदतमीजी को प्रोवोक कर रहे हैं। आपने कोई देखें, मैं अक्सर ये कहता हूं अगर आज आप दुपट्टा ना लेते तो हम थोड़ी कह सकते कि नहीं नहीं दुपट्टा लेकर ही आए। आप लोगों ने अपने ड्रेस को खुद इज्जत दी ना, कि औरत का, लड़की का, बच्ची का पाकिस्तान के अंदर क्या ड्रेस है, शलवार कमीज और दुपट्टा, जो कि अक्सर मुझे कहता है मर्द की टोपी भी होती है, मैं नहीं पहनता तो वो वाली चीज कि आपको, आप लोगों ने खुद अपने ड्रेस को इज्जत दी। अब यहाँ पर बैठे हम मॉडर्न बात भी कर रहे हैं, हम दीनी बात भी कर रहे हैं, बात करने का वे होता है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस प्रोग्राम पे, मैं वैसे नहीं तनकीद करता। सॉरी जिशान भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। देखिए हमारे यहाँ जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो सिर्फ ये कि आपने मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात की तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो गई। ऐसा ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, रिगार्डलेस वो कोई उसको हाईलाइट भी नहीं करना और उस पर सोचना भी नहीं है। ऐसा ही है, सही ना। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली यही होता है कि आप अपना गेटअप, अपनी ज़बान, अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि लोग आपको पसंद करें ना। ऐसे अब मैं इनकी बारे में बात करता हूँ। रमज़ान में मैंने इनको बुलाया, अच्छा जी ये मेरी किसी बात को टालते नहीं है, जैसे एक वालिद होता है ना, सुनते हैं, उस दिन आंसर नहीं आ रहा, आई थॉट कि ये नाराज़ है मुझसे। मैंने पूछा भी था रमज़ान में, कहा भाई तो भाई वो मसला ये मैं शलवार कमीज बिल्कुल नहीं पहनता। मैं कहा भाई कोई मसला नहीं है, चलो आप आकर बैठे हैं, हमने जो बात करनी है आपकी बात पर मुझे फोकस है। आप विदाउट ड्रेस, अब आप शॉर्ट्स पहन के आएंगे तो ऑल्दो मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा। अब एक दफा एक बिल्डर भाई आ गए,
इतना सा शॉर्ट्स पहना वो ऊपर शर्ट है ही नहीं। मैं कहा भाई मैं कौन सा CNN पे बैठ के शो कर रहा हूँ, मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ। तो क्या कहेंगे शबीर भाई? हमारा बड़ा एक अच्छा वक्त रहता था कि हम जो है ना अपने नेशनल ड्रेस को और मैं समझती हूँ कि ड्रेस तो बहरहाल एक तहज़ीब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो ना सिर्फ आपके जिस्म को ढांके मुकम्मल तौर पे, जो जैसा कि शरीयन वो है, और वो खुश लिबासी भी होनी चाहिए, देखने वाले को भी अच्छा महसूस हो, पहनने वाले को भी अच्छा महसूस हो। और हमारे यहाँ नेशनल TV पे एक ज़माने में बड़ी तहजीब और तमद्दुन और अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। उर्दू ज़बान को बहुत अच्छी तरह अदा किया जाता था, उसका हक़ अदा किया जाता था जिसको करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरे चैनल्स पे जो नहीं हो रही। रमज़ान में भी मेरा 2 दफ़ा आना हुआ तो मुझे बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा कि दूसरे चैनल्स के मुकाबले में ऑब्वियसली के जो चैनल्स के मालिकान हैं या चैनल्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो इन चीज़ों को फॉलो अप रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लिबास को आप बिल्कुल एक ये ना कर देना कि जी हम पैंट शर्ट ही नहीं पहन नहीं सकते, या हम जो है ना वो शलवार कमीज ही पहन। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आपने ये जोड़ा लिया, जिस ब्रांड आपका सामने, मैं नाम नहीं ले सकता, अब इस ब्रांड के जोड़े को आई गेस ये अनस्टिच होगा? नहीं। अच्छा, अनस्टिच होता है ना, ठीक है। तो मसला ये है कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये अनस्टिच लेकर आप उसको पूरा सिलवाएं या इसमें से 15 जोड़े सिलवा लें। अब उन्होंने एक ड्रेस में से 15 जोड़े सिलवाए थे। मैंने कहने का मकसद ये है, तब आप खुद समझ जाए। ये भी इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को ऐसे प्रमोट करना चाहिए क्योंकि मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूँ तो मेरे जो बच्चे वो इतने अच्छे हैं, मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं अगर एक उस्ताद हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे वैसी इज्जत देते हैं। स्पेशली एक बात का मैं जिक्र करूँगी कि मेरी एक बच्ची जो 9th के पेपर दे रही थी बहुत अर्ली एज में, उनकी फैमिलीज़ के अंदर शादियाँ हो जाती हैं और गर्ल्स एजुकेशन में बहुत काम करती हूँ। उस बच्ची की शादी थी, दूसरे दिन उसका 9th का पेपर था, तो मैंने उससे ये कहा था कि बेटे तुमने करना ये है कि तुमने ना एक सप्ली आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर एब्सेंट लगा लेना, नेक्स्ट टाइम जब दोगी ना, अगर क्योंकि जैसा सिनेरियो होता है, बड़े रिश्तेदार आए हुए होते हैं शादी के घरों में और शादी के नेक्स्ट डे पेपर देने जाना, तो वो बच्ची नेक्स्ट डे पेपर देने गई और कल जब वो प्रैक्टिकल के लिए आई है तो उसने मुझे कहा मैडम आपने मुझे इतना ज़्यादा माशाल्लाह से समझाया था और मोटिवेट किया था पढ़ाई के लिए। मैंने कहा भाई ये तुम्हें हक अदा करना है कि मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, तो तुमने ये हक अदा करना है कि तुमने तालीम। हमारे यहाँ पर ऐसे में बकअप नहीं किया जाता, यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे ये वाले भाई को ना हमने गोले मारने के लिए रखा है, जामिया को तो मारना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद भाई आपके लिए मैसेज आया है दोबारा से अली भाई का कि मैं आपको बार बार एक मैसेज करता हूँ अबाउट फंडिंग, उसके लिए मैं फिर सॉरी चाहता हूँ। तो हर आपको मैं भी तंग करता हूँ। तो ये वाली चीज़ है कि हमारा जो है वो सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको मैं बता दूंगा कि आपने फिर किस दिन आना, हम ईद के शो पे मिल रहे हैं। और यही तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बात करने का मकसद ये होता है कि हम इस्लाह करें। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम किसी के ऊपर तनकीद करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हम पिंकी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने एक मुआशरे को बिगाड़ दिया, अब वो खुद मॉडल बनने निकली, एक्टर बनने निकली और उनके साथ मिसहैप्स हुए, आप वहीं पर स्टॉप करें। मिसहैप हो गया मेरे साथ, मेरी इज्जत लुट गई, तो मैं आकर ये ना करूं कि मैं बैठे हुए सब लोगों की इज्जत लुटवाता रहूं। मेरा ये काम होना चाहिए कि मेरे साथ मिसहैप हुआ, मैं उसके खिलाफ कंडेम करूं, क्योंकि मेरी तो एक चीज़ चली गई ना। उसके खिलाफ कंडेम करने के बाद मैं लोगों को आगे बताऊं कि येस आप इस चीज़ों से बच सकते हैं। और फिर एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़, जिसमें हमारे भट्ट साहब हैं, आदिल भाई हैं जो कि कैप्टन ऑफ द शो हैं, रमीज़ खान द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो, हमारे इरफान भाई हैं, आसिफ भाई हैं, हमारे वहाब जो बच्चू है, और खुरम आशिफ हमारे बासित भाई हैं, और अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ हमारे साजिद भाई जो कि ये चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, और जुबैर भाई कि जिनके बगैर हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। और फिर सिंपल एक बात कि अगर किसी को तालीम के लिए आप बात करते हैं तो आपने जो है वो सिर्फ तालीम को ही आम करना है, आपने फितनों को आम नहीं करना। कि जिसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा अरीबा आपसे भी ये चीज़ कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आप जब बच्चे को एक फोर्स कर देते हैं ना कि आपने ये ड्रेस पहन कर आना है, तो वो माँ बाप का बैरी हो जाता है। वो बिल्कुल माँ बाप कहाँ से पूरा करें। तो यही वाली चीज़ है कि आपने बैरी नहीं करवाना है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कोई भी बात बुरी लगे तो दिल से माजूद ख्वाहिश, सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। ज़िंदगी बखैर से सांसें चलती रहीं। तो इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने